हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस वीडियोस में जो था वो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में देखा। दोनों लॉस देखे कि किस तरह से जो कोई भी एटम होता है वो दूसरे एटम के साथ जॉइंड होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट मेन टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब सबसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आई साइंटिस्ट के सामने वो ये आई कि इसको एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया जाए, जो लॉज बताए गए थे। तो ब्रिटिश केमिस्ट जो थे एक जॉन डाल्टन, उन्होंने बेसिक थ्योरी नेचर ऑफ मैटर को लेके प्रोवाइड करी। डाल्टन ने जो था आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मेटल, जो कि उस वक्त तक एक फिलॉसफी था, उनको उन्होंने क्या दिया, नेम एटम, है ना, एटम नेम दिया। और उन्होंने ये बताया कि ये जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है मैटर का, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम होता है। इनकी जो थ्योरी थी वो मेनली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड थी। और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करती है, जो कि थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। जॉन डाल्टन जो थे वो एक पुअर वीवर्स फैमिली में हुए थे इन 1766, है ना, गरीब जो बुनकार होते हैं, कपड़े बुनने वाले, उस फैमिली में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपनी कैरियर की स्टार्ट जो थी सिर्फ 12 ईयर्स में एज ए टीचर कर दी थी। मतलब 12 साल की उम्र में वो एक टीचर के रूप में अपने कैरियर की स्टार्ट कर चुके थे। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि 17 साल की उम्र में वो स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। मतलब सोचिए वो कितने इंटेलिजेंट होंगे कि सिर्फ 17 साल की उम्र में एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। इन 1793 डाल्टन ने जो था वो मैनचेस्टर जो है वो छोड़कर मेनली कहाँ आ गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आ गए थे। और अपनी इन्होंने मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो रिसर्चिंग और टीचिंग में ही स्पेंड करी है ना, पढ़ाकर और रिसर्च करके ही। अब उन्होंने एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की थी जो कि स्टडी ऑफ मैटर के केस में एक टर्निंग पॉइंट था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जितने भी मैटर हैं, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर, वो एक स्मॉल पार्टिकल्स जिनको उन्होंने नाम दिया एटम्स, इससे मिलके बने हुए हैं। अब उनके पोस्टुलेट्स क्या बोलते हैं, तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं वो बहुत एक छोटे पार्टिकल्स जिन्हें एटम कहा जाता है उनसे मिलके बनते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, एटम करते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, मतलब उन्हें और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। और किसी भी रिएक्शन में ना ही एटम क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, सिर्फ कॉम्बिनेशन चेंज होता है उनका, है ना ही वो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पर्टिकुलर एटम के, मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे उनका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे उनका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह जो डिफरेंट मास के एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का मास अलग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, और ऑक्सीजन का मास अलग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स हमेशा एक होल नंबर में कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, ये जो कंबाइन हुए हैं होल नंबर में हुए हैं। तुमको कभी किसी केमिकल फॉर्मूला इस तरह से दिखा है क्या, या C3.4, ऐसा नहीं ना। हमेशा जो एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ होल नंबर्स में होते हैं।
द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब इनके जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं एटम्स के, वो पर्टिकुलर कंपाउंड में कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 में जो इनका रिलेटिव नंबर है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये फिक्स है, कांस्टेंट है। वाटर में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये फिक्स है। NH3, अमोनिया में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो ये जो जब भी कंबाइन होते हैं ये फिक्स रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें व्हाट इज एन एटम। एटम होते क्या हैं? आपने कभी किसी बिल्डिंग बनाने वाले को बिल्डिंग बनाते हुए देखा है क्या? कोई भी बिल्डिंग किस तरह से बनती है? एक एक ब्रिक अटैच होके? क्या एकदम से कोई बिल्डिंग ऐसे ही रख दी जाती है या बना दी जाती है? नहीं ना, एक एक ब्रिक को जोड़ा जाता है। ठीक इसी तरह कोई भी मैटर के फॉर्मेशन में या कोई भी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो एटम है वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? ब्रिक का। एटम को हम ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग के फॉर्मेशन के लिए ब्रिक कंपलसरी होती है, उसी तरह से किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के फॉर्मेशन के लिए एटम कंपलसरी होते हैं। विदाउट एटम किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सब्सटेंस और मैटर। किसी भी सब्सटेंस को या मैटर को बनाने के लिए एटम बहुत ही ज़रूरी है। अब यदि हम देखें तो हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं? तो एटम्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, है ना, कि कितने छोटे होते हैं। एकदम स्मॉल साइज़ के, ये इनका साइज़ जो है वो बताया गया है। शीट ऑफ जो पेपर की एक थिन शीट रहती है ना, उस पे कई मिलियंस ऑफ एटम जो हैं वो आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब एटम्स इतने स्मॉल हैं, इतने इनसिग्निफिकेंट हैं साइज़ में, तो हम उनके बारे में इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियस बात है, किसी भी बिल्डिंग में ब्रिक दिखाई देती है क्या? नहीं, बिल्डिंग के कंपैरिजन में ब्रिक जो है वो इनसिग्निफिकेंट होती है। बट फिर भी किसी बिल्डिंग का फॉर्मेशन विदाउट ब्रिक नहीं हो सकता, और किसी भी सब्सटेंस और मैटर का फॉर्मेशन जो है किसी भी एटम के बिना नहीं हो सकता। वो एटम ही जो है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए एटम जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। भले ही उनका साइज़ जो हो वो इनसिग्निफिकेंट हो, बट सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए एटम कंपलसरी हैं। इसीलिए हम एटम्स के बारे में इतना सब कुछ देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में कि किस तरह एटम्स के सिंबल्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं। और फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, किस तरह से कंबाइन होते हैं और रिएक्शन करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।